ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज है 6 फरवरी, मंडे का दिन है। तो आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हर एक पेज में आपको पेज वाइज डिस्कशन कराते हैं और सभी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है उसके नोट्स को एक्सट्रैक्ट करके आपको फ्री में नोट्स भी दिए जाते हैं। आपको फ्री में नोट्स कैसे मिलते हैं मैं आपको शो कर देता हूँ। आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन ज्वाइन करनी है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है पंकज बोहरा ऑफिशियल। तो आप लोगों को ये पूरे 6 फरवरी के, पूरे 5 फरवरी के टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए द हिंदू पेज वाइज डिस्कशन नोट्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, जो भी वीडियो में बताया जाता है वो आपको फ्री में नोट्स मिल जाते हैं यहीं पर। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे दूसरे चैनल जहाँ पर सभी न्यूज़ेज़ भी आती रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम नोट्स से पढ़ाएंगे भी। सबसे पहले पेज में आ जाते हैं। सबसे पहला पेज का है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप लोगों को कल परसों से हम करवा रहे थे कि चाइना का एक बैलून क्या कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। हम बात कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एयर स्पेस पे चाइना का एक बैलून आता है। चाइना कहता है कि हम ये तो मेट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे, यानी कि इससे हम मौसम की जानकारी लेते, बारिश कितनी हो रही है जानकारी लेते। वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको क्या करा, इस पर एक टारगेट शॉट डाउन किया और इसको फोड़ दिया। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये भी कहता है कि ये एशिया में एज वेल एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी घूमता रहता है, ताकि ये एक स्पाई बैलून है, ना कि मेट्रोलॉजिकल डिटेक्शन बैलून, डेटा डिटेक्शन बैलून, राइट। तो बात यहाँ पर ये आती है कि चाइना और यूएसए का ये इशू चल रहा है। हालांकि आप लोगों को ये नोट्स तैयार नहीं करने, आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। देखिए, पुराने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और आर्मी के चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ, उनका एक मुशर्रफ फार्मूला हुआ करता था जो कहते थे कि हम जम्मू एंड कश्मीर के सॉल्यूशन को, जो मुश्किल है उसको रिजॉल्व कर देंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक्सपायर हो गए हैं, ही पास्ड अवे इन दुबई, राइट। और देखिए पहले पेज में ये पूरी इतनी काइटी की पूरी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल, कलिंग आप सबको पता है उड़ीसा वाला होगा ये। इस बार सबसे बड़ी बात है, कलिंग से याद आया मुझे, जो कलिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ हॉकी के वर्ल्ड कप खेले गए। ठीक है, कलिंग में हॉकी के वर्ल्ड कप खेले गए, आपको ये याद रखना है। अब देखिए पूरे पेज नंबर में, इसको आपको नहीं करना, इसको आपको नहीं करना, इसको आपको नहीं करना, इसको आपको नहीं करना, ये तो पूरा एडवर्टाइजमेंट है, इसको भी नहीं करना। पेज नंबर 2 में आते हैं, ये आपको नहीं करना, ये वाला आपको नहीं करना, ये वाला आपको नहीं करना, डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कोर्ट पेनलाइज ऑनलाइन ट्रैवल फॉर डेफिशिएंट कैबिनेट, दिल्ली पुलिस। ठीक है, डीटीसी बसेज रनिंग विदाउट मार्शल ऑन बोर्ड। ठीक है, ये भी आपको नहीं करना। पेज नंबर 3 देखिए, काउ स्लॉटर में यहाँ पर ये बोला गया है कि मुस्लिम डोमिनेटेड आते हैं बट बेचने वाले नहीं होते हैं, पर ये भी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, केसीआर डिस्कस नहीं करेंगे। आप सोच रहे हो कितना ज़्यादा, मैंने पहले पेज से आपको 3 पेज दिखा दिए, कोई भी हमारे काम की न्यूज़ नहीं थी जो हमारे यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में पूछा जा सके, राइट। अब देखो 4th न्यूज़, एमवीए रिजेक्ट सिंधे, कुशवाहा टू जेडी, सब पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, आपको करना ही नहीं है। 2024 में पूरी इलेक्शन होने वाले हैं तो उससे रिलेटेड। हाँ, अभी ये सिंगर जो वानी जयराम है वो कुछ ही दिनों पहले एक्सपायर हुई और पुलिस ऑनर के साथ उनको पूरी तरह उनका अंतिम संस्कार किया गया। और ये एक तरह से अगर डायरेक्टली पूछा जाए वानी जयराम कौन है, जयराम कौन है, तो ये एक प्लेबैक सिंगर है, राइट। कौन है? प्लेबैक सिंगर है। ओके, अब यहाँ पर चेन्नई में उनका घर है, तो तमिलनाडु में ही, और उनको जो है अच्छे ऑनर से अंतिम संस्कार किया जा रहा है, बट कोई काम की न्यूज़ नहीं है। बढ़ते बढ़ते पेज नंबर 5 में आ गए। पहले से 4 पेज तक कोई जानकारी नहीं थी। समझ रहे हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एक न्यूज़पेपर को अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी न्यूज़ एक्सेप्ट करनी, कौन सी न्यूज़ रिजेक्ट करनी है। देखिए नेशनल पेंशन स्कीम चल रही है। हाँ, नेशनल पेंशन स्कीम से चलते हुए यहाँ पर ये बोला जा रहा है
कि आफ्टर लॉन्चिंग ए सीरीज ऑफ कैंपेन टू ब्रिंग प्रेशर टू स्क्रैप द नेशनल पेंशन स्कीम, ओवर 2 लाख एम्प्लॉय अंडर द स्कीम इन कर्नाटका आर नाउ सेट टू अप्रोच द 7th पे कमीशन विद द डिमांड। अब नेशनल पे कमीशन और जो 7th पे कमीशन है, बहुत सारे ये भी कह रहे हैं कि जो 7th पे कमीशन के दौरान उनकी जो पेंशन आती थी वो उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। साथ ही साथ नेशनल पेंशन स्कीम है। देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम के अगर मैं बारे में बताऊं, उसको बताने से पहले आपको पे कमीशन बता देता हूं। पे कमीशन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th पे कमीशन। तो जैसे जैसे पे कमीशन बढ़ता रहता है तो जो सरकार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करने वाले लोग हैं एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनको जो सरकारी अपना नौकरी करते हैं उनको पे कमीशन रुपए सजेस्ट करता है कि इनकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इनका डियरनेस अलाउंस कैसे कटना चाहिए, होम अलाउंस क्या होगा, राइट। तो ये पे कमीशन बताता है। पर नेशनल पेंशन स्कीम को स्क्रैप हटाने की बात की जा रही है। तो यहाँ से हमें पढ़ना है नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन स्कीम, दोनों को पढ़ लेते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है और क्या सीन चल रहा है। देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। नेशनल पेंशन सिस्टम जनवरी 2004 से आर्म फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। 2018 में एनपीएस मेक इट मोर अट्रैक्टिव, यूनियन कैबिनेट ने इसको स्कीम की तरह चालू कर दिया अंडर एनपीएस। एनपीएस जो इम्प्लीमेंट किया जाता है पीएफआरडीए के द्वारा किया जाता है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट बनाया गया था पीएफआरडीए के द्वारा। अब इसको किसके लिए है? ये भारतीय नागरिकों के लिए है। मई 2009 से अवेलेबल करवाया गया था। कोई भी भारतीय नागरिक चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो 18 से 65 वर्ष के एज में ज्वाइन कर सकता है एनपीएस, ठीक है। हालांकि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो ज्वाइन नहीं कर सकते एनपीएस को, ठीक है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आर नॉट एलिजिबल फॉर ओपनिंग ऑफ एनपीएस अकाउंट। तो एनपीएस के लिए है 18 से 65 वर्ष, ये चीज़ याद रखनी है। चलिए, इसी के साथ साथ अटल पेंशन योजना भी है। अटल पेंशन योजना मई 2015 में शुरू हुई थी। इसका मेन काम क्या था? इंडियंस को, स्पेशली पुअर को, अंडर प्रिविलेज्ड को, वर्कर्स को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, उनके लिए बैंक अकाउंट खोलना। एक तरह से बैंक अकाउंट खोलेगा तो पेंशन आती रहेगी, ठीक है। मेन पेंशन से रिलेटेड है। अब इसमें क्या है, सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेश को मेल टू फीमेल सब्सक्रिप्शन सभी को ज्वाइन किया जा रहा है। हालांकि अगर बात करें पीएफआरडीए एनपीएस के थ्रू इसको रजिस्टर करवाती है। कौन अटल पेंशन योजना करवाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 18 से 40, देखो नेशनल पेंशन सिस्टम था 18 से 65 वर्ष। आप कुछ अमाउंट सरकार को देंगे, आप उसके बाद 60 साल के होने बाद या मैच्योर होने के बाद आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। बट देखो, अटल पेंशन योजना की जो सब्सक्राइबर होंगे उनकी एज होनी चाहिए 18 से 40, वहीं एनपीएस की एज होनी चाहिए 18 से 65। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, राइट। नाउ बात करते हैं आगे। मोदी विजिट करने वाले हैं कर्नाटका में, HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, ये जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट करेंगे। जल जीवन मिशन, हालांकि आप लोगों को बता दूं, ये एक ऐसा मिशन है जिसके तौर पर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो टैप वाटर कनेक्शन दिए जाएंगे, वही है जल जीवन मिशन। और कुछ काम का है क्या हमारे? पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, ठीक है। यहाँ पर न्यूज़ है हमारी एजुकेशन प्लस, कुछ काम की न्यूज़ नहीं है। बट आज करते हैं मंडे, आज है एडिटोरियल। देखो, पहला एडिटोरियल आपको छेड़ना भी नहीं है, ऊपर से देखते देखते गायब हो जाना है, क्योंकि इट इज़ रिगार्डिंग द त्रिपुरा इलेक्शन। त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन या किसी भी स्टेट असेंबली इलेक्शन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। देखो, मैं न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ आपकी नॉलेज के नहीं, बल्कि मेरा मेजर एम है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेबस वाइज कुछ चीज़ पूछा गया तो मैं उसको ज़रूर कराऊंगा। बट बीजेपी, कांग्रेस, त्रिपुरा इलेक्शन ये मैं नहीं कराने वाला। यूनियन बजट 2023
24 में ये बोला गया है, थोड़ा सा चेंज किया है कि जो 5 लाख तक जिन पर इनकम टैक्स पड़ता था ओल्ड रेजिम, इस बार ये बोला गया है कि 7 लाख तक अगर आपकी एनुअल इनकम होगी तो 7 लाख से अबव होगी तो ही आप पे क्या करना लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। इस बार बहुत सारे एग्जिस्टिंग लॉस को भी ख़त्म किया और नए जो टैक्स रेट हैं उनको बहुत ज़्यादा कम करने की बात की गई है। साथ ही साथ इंडिया की लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करूं, उनको नहीं पता कि किस तरह से आपको सेविंग करनी है, कितनी। देखो इंडिया की अगर मैं लिटरेसी रेट के बारे में बात करूं तो इंडिया की लिटरेसी रेट है आपकी 74.4 और जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो इस पर लोगों को पता नहीं चलता कि कैसे ओल्ड स्कीम के ओल्ड टैक्स रेट के फ़ायदे होंगे या नए जो टैक्स प्रोविज़न है उनके फ़ायदे होंगे। तो हालांकि जो बजट आया है वो तो सही है, बट एज़ पर इंडिया की जो लिटरेसी रेट है और फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है उसके बेसिस पर लोगों को और ज़्यादा अवेयर करवाना पड़ेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। ये एडिटोरियल सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज़ मोर देन ए कोल स्टोरी। देखिए जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है क्या, सबसे पहले मैं उसको आप लोगों को समझाऊंगा, फिर उसके बाद इस आर्टिकल के कुछ कुछ पॉइंट हम कर लेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि एक एनर्जी ट्रांजिशन होता क्या है। और ये पार्टनरशिप विभिन्न देश तो आए हैं, कब शुरू हो गई जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आज का सबसे पहला पॉइंट है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, JETP। न्यूज़ में क्यों आया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अपोज किया G7 नेशन प्लान के ताकि इंडिया टू स्टार्ट नेगोशिएशन ऑन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। G7 में तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अपोज किया, बट G20 अभी सबमिट होने वाला है इंडिया की प्रेसिडेंटशिप में। बोला जा रहा है कि इंडिया में भी ज्वाइन कर सकता है इस पार्टनरशिप को। अब ये पार्टनरशिप है क्या, अच्छे से सुनो। इसका नाम है JETP यानी कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, एन इनिशिएटिव ऑफ रिच नेशन, जो बहुत अमीर देश हैं, अमेरिका, जापान, जिनकी जो GDP बहुत बड़ी है। तो इन्होंने कहा है, जो अमीर देश हैं उन्होंने कहा है कि हम कोयले के यूज़ को कम करेंगे और जो कार्बन एमिशन होता है वो खुद में खुद कम हो जाएगा। जनरली JETP जो इनिशिएटिव है एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए डाला गया था जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। अब इसमें जो बड़े बड़े अमीर देश हैं वो साउथ अफ्रीका को मदद करने वाले थे उनके डीकार्बनाइजेशन में। जो ओरिजिनल इनिशिएटिव था, समझ में आ गया। कुछ अमीर देश आए, उन्होंने कहा हम जो गरीब देश हैं उनको कुछ पैसा देंगे ताकि वो जो कोयले, अभी भी बहुत सारे इंडिया के घरों में तो लकड़ी में खाना बनता है गांव के क्षेत्रों में, तो उससे सोचो कितना ज़्यादा कार्बनाइजेशन हो रहा होगा। तो इनका मेजर एम एनर्जी ट्रांजिशन की पार्टनरशिप का यही था अमीर देशों का कि साउथ अफ्रीका में जाएंगे, वहाँ से उनको सपोर्ट देंगे और डीकार्बनाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो JETP मेक्स वेरियस फंडिंग ऑप्शन अवेलेबल फॉर दिस पर्पज इन आइडेंटिफाइंग डेवलपिंग कंट्रीज़। तो JETP ये कर रही थी कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनको आइडेंटिफाई कर रही थी, जैसे इंडोनेशिया और वियतनाम को अभी ज्वाइन किया। तो JETP वॉज लॉन्च एट द COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 इन ग्लासगो, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ने सपोर्ट किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने सपोर्ट किया, फ्रांस ने किया, जर्मनी ने किया और यूरोपियन यूनियन ने किया। ये देश आपको वो वाले दिख रहे होंगे जो परमानेंट मेंबर होते हैं। सिमिलर फॉलोइंग G7 जो ने अनाउंस किया था कि हमारी पार्टनरशिप भारत के साथ होगी, इंडोनेशिया के साथ, सेनेगल के साथ और वियतनाम के साथ। भारत का अभी स्टैंड क्या चल रहा है? इंडियाज आर्ग्यू दैट कोल कैन नॉट बी सिंगल्ड आउट एज पॉलिटिंग फ्यूल एंड एनर्जी ट्रांजिशन टॉक्स नीड टू टेक प्लेस ऑन इक्वल टर्म्स। यहाँ पर भारत सरकार ये कहती है कि कोयला ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी की वजह से कार्बनाइजेशन हो रहा है, दूसरे वजह से भी हो रहा है, बट कोल का ट्रांजिशन करना, डीकार्बनाइजेशन करना एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी का रिसेंट चीज़ पढ़ लेते हैं तो समझ में आ गया। G7 में अमीर देशों ने ये स्ट्रेटजी बनाई थी। सबसे पहले ये स्ट्रेटजी साउथ अफ्रीका देश के लिए शुरू हुई। JETP में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में इसको लागू किया गया, ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम, USA, ये सब लोगों ने। तो आगे को इसी को बढ़ाते हुए जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, मैंने कहा कि उन अमीर देशों का एक इनिशिएटिव है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में डीकार्बनाइजेशन करने वाले हैं।
तो इसमें क्या होगा, मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग, अमीर अमीर देश पैसे देंगे गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। साउथ अफ्रीका के बाद इंडोनेशिया और वियतनाम को भी जोड़ा गया। इंडिया को माना जा रहा है कि वो नेक्स्ट कैंडिडेट हो सकता है जेट पार्टनरशिप का। अगर भारत देखो जेट पार्टनरशिप का कैंडिडेट बन गया तो इंडिया को बहुत अच्छी फंडिंग आ सकती है, बशर्ते इंडिया देखो मेनली डिपेंडेंटेड है कोल में। भारत में तो आधी से ज़्यादा बिजलियाँ और इवन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बहुत सारी ट्रेन्स होती हैं वो कोयले के जरिए चलती हैं, तो डायरेक्ट फाइनेंसिंग तो आएगी भारत सरकार को। बट क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट जो कंपनीज़ हैं वो कोल के बिना सरवाइव कर पाएंगी अचानक से एलिमिनेट करके, क्योंकि जो इतनी मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग कर रहे हैं जो देश, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, तो वो कुछ रूल्स या बाउंडेशन भारत सरकार में लगा देंगे कि हम इतनी फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो आप इनको कम करो। बट बशर्ते भारत को अभी अपने सिचुएशन के बेसिस पर रिएक्ट करना चाहिए कि हाँ भाई साहब, कि हमारी कोल की वजह से अगर लिमिट पूरी होती है तो ठीक है तभी एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि इंडिया देखो ये देश तो ऐसे हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए ऑलरेडी पूरा कार्बन फैला चुके हैं, हर जगह कार्बन फैला चुके हैं। अब इंडिया और चाइना फैला रही है क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। अब ये लोग सोच रहे हैं इनको पैसे दे के कोयला कम कराया जाए, बट इंडिया अभी डेवलप होना शुरू हो रही है यार। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो कोयले के बिना नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इंडिया को अभी सोच समझ के पार्टिसिपेट करना चाहिए कि इतनी फंडिंग आ रही है, बट बहुत सारे लीगल बाउंडेशन पे भी लग जाएंगे, ठीक है। इंडोनेशिया और वियतनाम को जो है उन्होंने ये कहा है कि हम फाइनेंस का जो यूज़ करेंगे अच्छे बेटर स्पेसिफिक ट्रांजिशन में, वो न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकता है, वो सोलर एनर्जी भी हो सकता है। भारत की अगर मैं बात करूं, भारत ने कमिट किया था कि 500 गीगावाट का नॉन फॉस्यूल्स, जिसमें 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन और 43% रीपर्चेज ऑब्लिगेशन 2030 तक हम सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ भारत के बहुत सारे दूसरे टारगेट भी हैं। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाया, इन सब के तहत पर रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ। बट क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया के जो कंपोनेंट्स होंगे ना वो 20% तक महंगे होंगे एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ कंपोनेंट, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे तो बात की जा रही है कि हाँ घरेलू ही कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, पर इंडिया के कंपोनेंट में थोड़ा सा महंगाई होगी। तो तीसरा कोल के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देयर इज ए केस फॉर रीअलाइनिंग द करंट यूज ऑफ कोल रिसोर्सेज टू एनहेंस द एफिशिएंसीज अंटिल द पीरियड ऑफ फेज डाउन। वही फेज डाउन चलने तक, मैंने जैसा बोला इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड है अभी कोयला, राइट। और जेटपी पार्टनरशिप में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ये आपको नहीं करना, ओपिनियन पेज आपको नहीं करना है। कांग्रेस हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। आईसी रिपोर्ट, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब 12th के बाद जो आप करते हो उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन थी, इस पूरे आर्टिकल में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। मैं पूरा आर्टिकल आपको समझाता हूँ। नाउ ऑल इंडिया सर्वे और हायर एजुकेशन 2020-2021, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उन्होंने एक डेटा रिलीज किया जिससे बोला गया ऑल इंडिया सर्वे और हायर एजुकेशन 2020-2021, जो दिखाता है कि 7.5% बढ़ोतरी हुई है स्टूडेंट के इनरोलमेंट में। पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने 2019-2020 की अपेक्षा ज़्यादा बच्चों ने अपने का एडमिशन कराया है हायर एजुकेशन में। मतलब 12 के बाद जो कराते ना, चाहे बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो, बीसीए करो, बीटेक करो, ठीक है, आपकी मर्जी है। सर्वे ने यह भी बताया कि 7% राइज हुआ इनरोलमेंट इन डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम का, ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, कि आप लोग ऑनलाइन भी रजिस्टर करवा रहे हैं आपको, तो जो कि अच्छी बात है। ऐसे क्या है, ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है और ये शुरू हुआ था 2010-2011 से। इस बार का अगर मैं बात करूं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 2011 के सेंसस में 2 पॉइंट से बढ़ा है, तो जो कि हो चुका है 27.3, ठीक है। 78.9% ग्रेजुएट लेवल पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल फिगर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इनरोलमेंट लेवल बढ़ा है, जो कि मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th ही कर पाते हैं पूरे देश में, फिर वो काम में लग जाते हैं। हायर एजुकेशन को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं विकलांग वाले, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी,
वो थोड़े से कम हुए हैं, जो कि 92,000 थे, अब 79,000 हो गए। मुस्लिम जो स्टूडेंट हैं हायर एजुकेशन में वो भी कम हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मैं कहूँगा वल्नरेबल सेक्शन, अदर बैकवर्ड क्लासेस का ये बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, ये टॉप के 6 राज्य हैं जिनमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इनरोल हुए हैं। तो यूपी आप सबसे पहले कह सकते हैं। इस बार नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़ी हैं 70 तक, और नंबर ऑफ़ कॉलेज 1453 हो चुके हैं 2020। तो ये रिसेंट डेटा है, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में टॉप स्टेट नंबर ऑफ कॉलेजेस, फैकल्टी द फीमेल पर 100 मेल फैकल्टी हैज इम्प्रूव्ड टू 75 और 74, ये अपना डेटा है। तो आईसी रिपोर्ट हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल के बारे में अमरावती बनाएं, विशाखापट्टनम बनाएं, क्या बनाएं, ये चीज़ें चल रही हैं। इस बार बजट 2023-2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके साइंस वाले फील्ड के लिए। आपकी सबसे पहले एक फैक्ट बता दूं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की सबसे पहली बार पूरे इतिहास में डायरेक्टर जनरल एक फीमेल रही, जिनका नाम है डॉक्टर एन कैलास्लीवी, ठीक है, CSIR की डायरेक्टर जनरल हैं। तो इस बार साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया। इस बार ये भी बोला गया कि जो एनीमिया है, ठीक है, जिसमें ब्लड लॉस होता है, उस बीमारी को हम 2047 तक ख़त्म कर देंगे। उसके लिए एक प्रोग्राम भी चलाया गया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। CSIR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद लेने वाला है। मेरा मेजर फैक्ट यही था, डॉक्टर एन कैलास्लीवी, और ये पहली बार CSIR की महिला डायरेक्टर जनरल बनी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। साथ में ही CSIR के बारे में पढ़ लेते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, UPSC GS पेपर 2 गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर काम आएगा। ये CSIR लार्जेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और एक चीज़ बता दूं, ऑल ओवर इंडिया में CSIR की बहुत सारी लेबोरेटरीज़ काम करती है। ये 1942 में बना था, सोचो, आज़ादी से भी पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। नई दिल्ली में ये लोकेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको फंड करती है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर ये रजिस्टर है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर वही रजिस्टर होता है जनरली जो एजुकेशन, शिक्षा में काम करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये चीज़ याद रखना। PM यानी कि हमारे मोदी जी, इसके एक्स ऑफिशियो राष्ट्रपति होते हैं, चेयरमैन होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्निंग बॉडी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। एक एडवाइजरी बॉडी है, 15 मेंबर की बॉडी है, जिसमें प्रोमिनेंट मेंबर होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इसके चेयरमैन खुद PM होते हैं। और डायरेक्टर जनरल इस बार महिला हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हमने कर लिया। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं, ये आपके काम का नहीं है। न्यूज़ देख लेते हैं, कौन सी है। एक्शन ऑन चाइल्ड मैरिज लीव्स गर्ल्स इन डिस्ट्रेस, ये चीज़ है। परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो दुबई में एक्सपायर हो गए हैं। और त्रिपुरा में इलेक्शन चल रहे हैं। कैपिटल फ्लोज कमोडिटी प्राइसेस स्टिल कंसर्न। रेलवे 1.35 लाख वैकेंसी इस साल बढ़ जाएगी, ऐसा बोला गया है। जो फॉर्मर ब्रिटिश PM है डिफेंड हर पॉलिसीज़ वाइल एडमिटिंग दैट शी कुड हैव बीन समथिंग डिफरेंटली। यहाँ पर लिज ट्रॉस जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, UK की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी लिज ट्रॉस, और उन्होंने बताया कि उनकी पॉलिसीज़ कितनी अच्छी थी। और वर्ल्ड पेज में 5 इंजर्ड इन ब्लास्ट प्लान इन TTP इन पाकिस्तान। ईरान पार्डन टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ प्रिजनर्स, वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। मनी वाइज में पैसा पैसा गुल्लक है, और इसमें आपको नहीं करना है कुछ, ये काम का नहीं है स्पोर्ट्स न्यूज़। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। यहाँ पर PSG अभी तक चल रहा है। पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल एडवाइज़र लुइस कैंपोस says he will be delighted if Argentinian superstar Lionel Messi agrees to extend his contract with the French champion. Messi joined PSG। देखिए PSG को मेसी ने 2021 में ज्वाइन किया था 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। PSG में अभी 3 प्लेयर हैं, लियोनेल मेसी, एम्बाप्पे और नेमार, जो मेजर प्लेयर हैं। तो अभी फ्रेंच चैंपियन होने वाली है। PSG सोच रही है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ा जाए, पर कोई मतलब नहीं है UPSC से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। आज के ही इस हिंदू एनालिसिस में इतनी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ तक देख लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कर रहे हैं UPSC 2023 की तैयारी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को NCERT नोट्स, टेस्ट सीरीज आपको
दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया होगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और कैसे आपको मिलेगी अवेल करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।